वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 24 मार्च, मंडे है। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, लास्ट का पूरा वीक मेरा जो है पूरा गैप हो गया, क्योंकि मुझे किसी काम से आउट ऑफ द स्टेशन जाना पड़ गया और मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी। और कल ही मैं दिन में दोपहर को आई घर, और इसके बाद मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे। चैनल के जो कमेंट्स आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर रखे थे कि मैम न्यूज़ नहीं आ रही है, तो मैंने आज सुबह ही डालना था लेकिन लेट हो गई थोड़ा, तो 24 का मैंने कर लिया है। और बाकी मैंने फ्राइडे और सैटरडे का भी कवर किया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि पहले तो 1-2 दिन का ही होता था, अब ये 7 डेज़ का मुझे बहुत बड़ा बैकलॉग लग रहा है। और लेकिन करना भी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैन से लेकर मई के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, इसी से ही क्वेश्चंस आएंगे 5-6 महीने का जो ये वाला टाइम पीरियड है। तो हमें इशू पता रहेगा ना, तो क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट फैक्ट भी नहीं पता होगा, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करने में काबिल रहेंगे। तो आप मुझे एक चीज़ सजेस्ट करिएगा कि हम जो आने वाले एक एक दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में हर दिन ऐड ऑन करते रहें पुराने एक एक दिन की आर्टिकल्स को, या फिर मैं एक साथ ही 2 वीडियो बना के डाल दूँ मैं आपके लास्ट दिन के 3 दिन का एक साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज अगर मंडे, जैसे आज तो चलो नहीं करा, ट्यूसडे है तो कल ट्यूसडे को पिछले मंडे के आर्टिकल्स को कवर अप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा तो ट्यूसडे के आर्टिकल्स को, लास्ट वीक के ट्यूसडे को, तो इस तरीके से कवर अप कर देंगे। तो क्या होगा कि वो ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा 2-3 आर्टिकल्स करके। तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल से। और देखिए, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में भी नहीं होती। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैम आप रेगुलर नहीं हो, मैम न्यूज़पेपर इज़ लाइक अ रेगुलर मेडिसिन और काइंड ऑफ, ये एक दिन में डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, आपकी अपनी जगह आप सही कह रहे हो, मैं कोई कोचिंग भी नहीं चलाती है ना, तो मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। जितना मुझसे टाइम मिलता है मैं कर रही हूँ अपना। बहुत इश्यूज़ होते हैं, बहुत इश्यूज़। आप खुद सोचिए ना, मैं आपको एक काम, आप खुद एक एस्पिरेंट हैं और आपको एक काम करना अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए आप पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। लेकिन आपके कुछ कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से आपको जाना पड़ता है कहीं, और आपकी वजह से ही आप कहीं ना कहीं अकाउंटेबल रहते हो, आप अपनी लाइफ के लिए भी और अपने हर चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। खैर, बाकी हम कवर करेंगे, हम आर्टिकल्स नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरा भी लॉस है इसमें, क्योंकि पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब जैसे मैंने आज न्यूज़ पढ़ा ना, तो मुझे लिंक ही समझ नहीं आ रहा। ये बात तो फिक्स है, ये बात तो सच है कि लिंक टूटता है ना, कि लास्ट वीक, इस वीक, नेक्स्ट, पूरे मंथ का जो लिंक है या फिर आने वाले मंथ का भी मज़ा किरकिरा सा हो जाता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या न्यूज़ चल रही है, किसका क्या चल रहा है। बट कोई नहीं, हम आर्टिकल्स, इसलिए मैं कहती हूँ अच्छा बैकलॉग को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, अभी ऑल्दो ये 14 तारीख की न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से इसी पे ही आर्टिकल्स घूम रहे हैं। तो क्या है इशू, मैं एक बस स्टोरी की तरह बता देती हूँ कि आपको पता है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं मिस्टर, उनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। अब क्या हुआ, इनके 14 मार्च को रात के नियरली आप लगा लो 11 बजे के आसपास, 11:45 के आसपास ना आग लग जाती है इनके स्टोर हाउस में, ठीक है। और आपको भी पता है जुडिशरी में जो भी हाई कोर्ट्स के हों, सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी और जजेस जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, इन लोगों का रेजिडेंशियल एरिया बहुत अलग होता है, नॉर्मल पीपल के साथ नहीं होता इनका, है ना। तो इनका जो गेस्ट जो स्टोर रूम था उसमें ना आग लग गई। अब फायर ब्रिगेडियर्स आए, तो फायर जब आग बुझाने का काम शुरू किया तो 2 बजे तक ये काम चला। तो देखा गया कि जिस स्टोर रूम में आग लगी थी ना, वहाँ पे बहुत सारे पैसे थे। और अब यहाँ बात आ गई कि भैया हाई कोर्ट के जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, और उनके पास इतने, वो भी 500-500 के नोट, गड्डियाँ, पूरी बोरियाँ भर भर के, ठीक है। इसकी वीडियो भी काफ़ी सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे अब एलिगेशंस लगने लग गए कि भैया कि जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पता है क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, एक्चुअली जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है डेमोक्रेसी में, है ना। क्योंकि जुडिशरी जो है, पार्लियामेंट में भी कभी ना कभी डोमिनेंस हो जाता है। अगर
पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला या पेरेंट जो है वो किसको मानते हैं, हम जुडिशरी को। और जब जुडिशरी में ही रहने वाले इतने बड़े जो जजेस हैं उनके पास ही अगर करप्शंस के फॉर्म में अगर ऐसा पैसा मिलता है या कुछ भी इतने बड़े अमाउंट में, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं झोल नहीं है ना। तो ऑल्दो अभी देखिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी वापस से अभी क्या हुआ, तुरंत के तुरंत सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, ठीक है, मिस्टर संजीव खन्ना जी, इन्होंने क्या किया कि अब तुरंत ये केस सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उठाया और 3 पैनल जज की, है ना, 3 मेंबर पैनल की इन हाउस इंक्वायरी बिठा दी। ऑल्दो इंक्वायरी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है वो पब्लिश हुई है, कोर्ट के द्वारा बाहर बताया गया है, जिसमें जस्टिस यशवंत सिंह ने ये बताया, वर्मा ने बताया मिस्टर वर्मा ने कि भैया मेरा जो स्टोर रूम है, जैसे ये घर है तो मेरा पीछे का ये जो स्टोर रूम है इसमें बहुत लोगों का आना जाना रहता है, ये हमारा मेन गेट है, तो मेन एंट्रेंस का है, पीछे है ये स्टोर रूम, तो यहाँ पे कौन आया कौन नहीं गया नहीं पता। और ये बता रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि जब ये फायर का इंसिडेंट हुआ था तब मैं खुद आउट ऑफ स्टेशन था, मैं एमपी था, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास पैसे इतने सारे हैं तो मैं ऐसे पब्लिकली ऐसे रूम में क्यों स्टोर करूँगा जहाँ पे मेरे सर्वेंट्स या बाकी लोगों का भी आना जाना है। तो ये सीधा सीधा नकार रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये मेरे ऊपर लगाया हुआ एक एलिगेशन है फालतू का, है ना। तो यहाँ पे मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। ऑल तो देखिए अब पैनल बैठी हुई है तो इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, वो तो लेटर ऑन पता चलेगा, ठीक है, कि क्या सच्चाई है, ट्रुथ क्या है, पैसा आया कहाँ से, किसने, कौन, अगर बाई चांस हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टर वर्मा को फंसाया जा रहा हो जुडिशरी में, है ना, या फिर या सच में ही ऐसा है कि मिस्टर वर्मा जी के पास ही ये सब था और झूठ बोल रहे हैं, खुद ने ही आग लगा दिया हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जुडिशरी पे, तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा, प्राइमरी रिपोर्ट ही आई है इसकी, ठीक। तो यहाँ पे ना अब राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इस साल ना अभी 3 महीने पहले ही, दिसंबर की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस शेखर यादव थे उनके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट उठा था। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वो जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर बहुत अभद्र शब्द यूज़ करे, ठीक है, मतलब एक भड़काने का टाइप जो है इन्होंने क्या बोला कि भाषण दिया। तो उसी टाइम ही काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी पे नाराज़गी जताई गई ऑपोजिशन के द्वारा। काफ़ी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेन करा उन पे कि अगर आप इतने बड़े पौधे पे हो, पद पे हो, जुडिशरी में हो, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के छोटे मोटे इंसान भी नहीं हो, कॉमन मैन तो नहीं हो, और जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी वो तो जनता के लिए है, अकाउंटेबल तो नहीं है लेकिन बहुत मैटर करती है जुडिशरी का एक स्टेटमेंट डेमोक्रेसी में। तो ये चीज़ जो है राइटर बता रहे हैं कि सीधा सीधा मतलब एक तलवार लटक रहा है कोर्ट के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे, अब जैसे अभी रिसेंटली जो है इसी बात को लेकर जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर कि भैया जब नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आया गया था, आपको पता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे नल एंड अवॉइड कर दिया, बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में ये जो कमीशन है ये कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम को छीनती है ना। और कॉलेजियम सिस्टम में भी सुप्रीम कोर्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कॉलेजियम में भी इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में ये इशू जो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप जयशंकर ने भी उठाया कि कहीं ना कहीं जो है अभी इसको वापस से लाने की ज़रूरत है NJSE को, ठीक है। इशू चलने लगा तो वही बात है ना, अब एक इशू उठता है तो पुराने के जो गड़े मुर्दे होते हैं वो भी उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है जुडिशरी के सामने अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखते हैं जुडिशरी तो चाहे पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी हो उसके ऊपर तो वो इन्वेस्टिगेट करती है। अब खुद के ही बंदे जब कटघरे में खड़े हैं तो अब जुडिशरी किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये देखना बाकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ये होगा क्योंकि मिस्टर CJ जो खन्ना है, CJI जो खन्ना है, वो अभी आने वाले मई में रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जो है वो लेंगे BR गवई करके जो हैं सक्सेसर, वो लेंगे, ठीक है। तो अब उनके हाथ में होगा कि इसका जो फाइनल डिसीजन होगा, जो केसेस चलेंगी, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से जो है जुडिशरी को काम करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये एक पूरा आर्टिकल था। अब देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके जो मेन हेड CJ है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, इसका, और आप सुप्रीम कोर्ट के CJ का कंपैरिजन बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा PYQ के साथ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसेस आ चुके हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका, ठीक है।
एक क्वेश्चन ये था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन के ऊपर। देखिए 5 साल हो चुके हैं कोविड के पेंडेमिक को, है ना। अभी सैटरडे में भी एक आर्टिकल आया हुआ था पेंडेमिक के ऊपर, जिसमें राइटर ने ये बताया कि हमें पेंडेमिक के 5 साल हो गए हैं इस मार्च को, स्पेशली 22 मार्च को, है ना। 22 मार्च से ही आपको पता है 2 दिन पहले ही जो है लॉकडाउन शुरू हो गया था। 22 से 24 मार्च के आसपास जो है 2020 में पूरा देश बंद हो गया। तो उस 5 साल से हमें क्या सीखना चाहिए, उस पर आर्टिकल है। वो आर्टिकल सैटरडे में था, लेकिन ये वाला आर्टिकल यहाँ पे इशू उठाया माइग्रेशन के ऊपर कि कोविड में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि जो मेनली था माइग्रेशन का। आपको पता है जब कोविड हुआ था, आपने वीडियोस अगर यूट्यूब पे देखा होगा, याद होगा, तो बहुत सारे यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, उड़ीसा के जो लेबरर्स होते हैं, जो पंजाब, हरियाणा में फार्मर का काम, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, या फिर जो सीजनल आते हैं, है ना, या फिर जो कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, उन लोगों का बहुत ह्यूज अमाउंट में माइग्रेशन हो रहा था। जो स्लम एरिया में रहते हैं वो बैक टू अपने विलेज जा रहे थे, वो भी पैदल, क्योंकि कोविड का टाइम इतना सीवियर था, आपको याद होगा। तो एम्बुलेंस की आवाज़ ही सिर्फ पूरे दिन सुनाई दे रही थी। सड़क पे कोई नहीं, सड़क पे अगर कोई है तो वो पुलिस है जो आपके मास्क, आपके ऊपर सैनिटेशंस का सब चीज़ जो है चेकिंग हो रही थी बहुत ही सीवियरली। तो वो एक हॉरिफाई एक सिचुएशन थी सभी के लिए, और स्पेशली माइग्रेंट लेबर्स के लिए। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि 19 के क्राइसिस में ना कम से कम जो है पहले फर्स्ट लॉकडाउन में 44 मिलियन जो है माइग्रेंट, क्योंकि आपका बस जो भी है, ट्रेन, सब बंद हो चुका था, सब ट्रैवल जो, क्योंकि भीड़ जमनी ही नहीं थी ना। सबसे मेन तो यही था कि भीड़ को इकट्ठा होने ही नहीं देना, वरना बहुत तेज़ी से फैलेगा ये। और उसके बाद जो है 26 मिलियन ड्यूरिंग सेकेंड लॉकडाउन में होने लगा। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट हुआ है जिनकी लो वेज रेट है, लो स्किल है, जो सीजनल जो लेबर्स आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कि भैया जैसे अक्टूबर में फसल की कटाई होती है पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में, तो यहाँ आ गए फार्मर्स जो हैं, या फिर जो मार्च के टाइम पे जो कटाई के लिए आते हैं। तो इस तरीके से सीजनल जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है यूपी, बिहार, झारखंड से, राइट। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उन्हें हार्डशिप फेस करना पड़ा। ना तो उनके पास फूड सिक्योरिटी थी, उनके पास लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर था, एजुकेशन था, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा फेस करना पड़ा, ब्रूटैलिटी फेस करनी पड़ी, और सर्वाइवल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक हो चुका था। तो 5 साल में अगर आप ये सिनेरियो देखोगे, तो बैक टू द कोविड सिनेरियो में देखोगे, तो राइट ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है कुछ कुछ गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों का एक सपोर्ट किया। और दो इतना सक्सेस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए महात्मा गांधी, मनरेगा जो है, क्योंकि आपको पता है रूरल का भी है और अर्बन का भी है, लेकिन रूरल का जितना सक्सेस है ना मनरेगा, उतना अर्बन का नहीं है। रूरल में तो क्या है, आज भी अगर आप गाँव में देख लोगे तो लोग जो हैं हर घर में मेजरली स्पेशली वुमेन जो हैं मनरेगा के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, काम करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है फिर भी रूरल में जो है मनरेगा के अलावा लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से, रूरल डिस्ट्रेस होने की वजह से, लो रूरल वेजेस होने की वजह से, अर्बन एस्पिरेशन जो है कंटिन्यूसली माइग्रेशन की तरफ अर्बन को और डेवलपमेंट करने की वजह से क्या हुआ कि रूरल में डेवलपमेंट जो होना था वो नहीं हो पाया, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़, जैसे कि IIM इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ने, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके अलावा IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने यहाँ स्टडीज़ उड़ीसा में करा और पाया ये बात, ये रिसर्च में निकाली गई कि क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एग्रीकल्चर को और उसके अलाइड सेक्टर्स को, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा मेजर रोल माइग्रेटर्स का होता है, वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ इम्पैक्ट फेस करने वाले हैं। और यहाँ पे आने वाले टाइम पे 2026 तक बताया जा रहा है कि हमारी जो अर्बन की पॉपुलेशन जो आज 30 से 33% के आसपास ही अर्बन पॉपुलेशन, वो 40% तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है ना, आपके सिटी को और स्मार्ट बनाने के बहुत सारे पॉलिसीज़ पे काम कर रही है, जैसे कि द स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, जिसका मेन टारगेट ही है कि 100 सिटीज़ इंट्रोड्यूस करना है मॉडर्न अर्बन हब्स में, रिलाइज हेविली ऑन माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडेमिक के कॉज से हमें ये पता चला कि इंटरनेशनल माइग्रेंट तक भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुए हैं, उनके जॉब लॉसेज हो गई, वेज कट हो गया, ओवर क्राउडिंग का जो है इशू फेस करना पड़ा, क्योंकि जो माइग्रेंट्स होते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ स्टेट टू स्टेट जाते हैं, है ना, स्टेट टू स्टेट के अलावा भी स्टेट टू इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, जैसे स्पेशली जो गल्फ़ नेशंस हैं, है ना, जैसे कि आपका सऊदी अरब है, आपका कतर है, ओमान है ना, इन नेशंस में बहुत सारे इंडियंस आपको माइग्रेंट मिल जाएंगे।
है ना। और आपको पता है कि इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो है लोग बाहर फॉरेन में जाके सेटल हैं, मतलब इन द सेंस काम करने के लिए, और वो अपने नेशन में अपने घर वालों को रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें इंडिया बहुत बड़ा एक डेवलपिंग नेशन है, जिसकी वजह से एमिग्रेंट जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उसका इम्पैक्ट पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और गल्फ़ नेशन से सबसे ज़्यादा, है ना। और अभी रिसेंटली अगर आप बात करोगे तो यूरोप हमारे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड इंडियंस जो हैं अगर आपको मिलेंगे तो वो यूरोप में मिलेंगे। और अभी टॉप बेनिफिशरीज यूरोप यूनियन जो है, इन्होंने ब्लू कार्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया है 2023 में, जिसके लिए बोला गया था कि इंडिया से या फिर कोई भी नेशन से जो है हाईली क्वालिफाइड होंगे प्रोफेशनल्स, उन्हें यहाँ पे जो है वर्क वीज़ा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, तो इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं यूरोप के साथ साथ जो अदर रीजन्स है, जैसे कि माल्टा, जॉर्जिया, जो ईस्टर्न यूरोप में लगते हैं, कुछ पोर्शंस रशिया में, कुछ पोर्शंस यूरोप में, उन रीजन्स में भी माइग्रेट होके जा रहे हैं। और इंडिया माइग्रेंट्स जो हैं काफ़ी ग्रेटर नंबर में हैं। इवन काफ़ी लोग अफ्रीका भी जा रहे हैं। अफ्रीका जाने का रीज़न ये है कि अब आने वाले टाइम पे यहाँ की इकोनॉमिक की ग्रोथ ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा अलग अलग सेक्टर जैसे कि इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स उभर के आने वाले हैं। और लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि अभी जैसे झारखंड के जैसे बहुत सारे लेबर्स ऐसे हैं, 47 लेबर्स अभी जो हैं आपके जो अफ्रीका है वहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है सबको। तो पेंडेमिक से हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारे जो लेबर माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं स्पेशली, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड हैं और हाई डिमांड है इनकी, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। अभी जैसे रिपोर्ट में पता चला है 2023 के सर्वे में केरला में जो है एमिग्रेंट्स जो यहाँ से केरला से इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाले जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। 1.29 लाख से लेकर 2.5 लाख के आसपास लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। और आरबीआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो माइग्रेट हो रहे हैं ना, वो स्टूडेंट हो रहे हैं हाईली एजुकेशंस के लिए। ठीक है, तो इससे भी एक चीज़ पता चल रहा है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट जो है वीज़ा प्रोवाइड करवाने में, वहाँ के इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी जब तक ना दे, यहाँ से बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उन्हें जो बेनिफिशियल मिलना चाहिए वो चीज़ें जब तक अच्छी नहीं होगी ना, ऐसा माइग्रेट नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा है, इसीलिए लोग माइग्रेंट होके जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे माइग्रेंट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इस पे गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा राइटर का यहाँ पे कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ई श्रम पोर्टल है, ठीक है, ई श्रम पोर्टल्स में भी क्या होता है कि यहाँ पे 2020 में क्रिएट करके नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए ये यूज़ किया गया था, स्पेशली फूड ग्रेन्स के लिए, सब्सिडीज़ के लिए। इसके अलावा जैसे स्टेट लेवल के एक स्टेट से जैसे कोई यूपी से महाराष्ट्र जा रहा है, महाराष्ट्र से कोई गुजरात जा रहा है, या तमिलनाडु से कोई कर्नाटक जा रहा है, तो इन जैसे स्टेट माइग्रेंट्स में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है 2018 में, जिसका मेन मकसद क्या है कि बाई चांस आप मान लीजिए किसी नदर्न स्टेट्स के एक रहने वाले नेटिव हैं, लेकिन आप सदन में जाके माइग्रेट हो गए, तो वहाँ जाके आप अपना राशन कार्ड से राशन ले सकते हो। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि आपको इशू ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की वजह से क्या होता है कि जो माइग्रेंट्स नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, वो बिना ज़्यादा इशूज़ के सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया नीड्स इंप्रूव माइग्रेशन रिजीम बैक्ड अप द रिलायबल डेटा। 2021 का ऑल्दो सेंसस बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास अभी प्रॉपर डेमोग्राफी का एक जो चैलेंजेस जो है माइग्रेशन, क्योंकि देखिए जो आपका सेंसस होता है, आपको पता है सेंसस में क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें कवर होती हैं। एक होती है डेथ रेट, ठीक है, एक होती है बर्थ रेट, और तीसरा होता है माइग्रेशन, है ना। ये आपने ज्योग्राफी की बेसिक एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा होगा। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा कवर करी जाती है जब सेंसस कवर होता है आपका, कि भैया पिछले 10 साल में कितनी डेथ रेट थी, कितनी बर्थ रेट थी, कितने लोग माइग्रेट हुए, और माइग्रेट हुए तो इंटर स्टेट में हुए या इंट्रा स्टेट में हुए। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें जो है सेंसस कवर करती है, लेकिन अभी हमारे पास ना होने की वजह से तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली राइटर बता रहे हैं कि 2020-21 में जो पीरियडिक लेबर सर्वे निकला था, उन्होंने भी बताया, और एनएसएस के 64th राउंड में भी बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिनल जो सेक्शंस के लोग हैं माइग्रेंट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को अपने, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये काम करती है इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे जो है काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे केरला के 1998 का जो एक सर्वे है वो ये बताया है, हर 5 साल में जो होता है, उन्होंने कहा कि पॉलिसी जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन होना उतना ईजी होगा। यहाँ पे गोवा, पंजाब, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु का बताया है कि यहाँ का जो
की स्टेट है, इन्होंने क्या करा है, केरला के माइग्रेशन के मॉडल्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नेंस जितनी अच्छी होगी आपका माइग्रेशन उतना ही बेहतरीन हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल है मेघालय के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम से, देखिए अब आप बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये, क्योंकि ये मुझे भी बहुत बहुत शॉकिंग लगा। मेघालय ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल भी जो ट्रेन है वो फैसिलिटी ही नहीं है। ये एक स्पेशली जो शिलोंग है उसकी कैपिटल, मेघालय की स्टेट कैपिटल इन द कंट्री, विद नो रेलवे कनेक्टिविटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ के जो ग्रुप हैं, गारो, खासी, जयंतिया की जो ट्राइब्स हैं, लोकल हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया गया है कि आप ट्रेन को यहाँ मत लाइएगा, ट्रेन के द्वारा आप जो डेवलपमेंट करेंगे वो हमें नहीं चाहिए। और अभी फाइनली अपोजिशन की वजह से जो यहाँ पे शेल्फ लॉन्ग पेंडिंग जो रेलवे का जो बहुत बड़ा खासी हिल्स में बर्नियार्ड इंडस्ट्रियल एरिया और मेघालय के इंडस्ट्रियल एरिया शिलोंग को जो है जोड़ना था, वो प्रोजेक्ट रुक चुका है। इसके अलावा और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पहला प्रोजेक्ट आपका 2010 में 21 किलोमीटर के लिए था, जो बर्निहाट से मेघालय की री बोई डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना था 21 किलोमीटर का, जो 19 किलोमीटर के बाद यहाँ रोक दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो है 2011 में 108 किलोमीटर का बर्निहाट से शिलोंग पे जाने वाले 10 स्टेशन बिटवीन बनाए गए, उसके बाद ये भी रोक दिया गया। और अभी जो है 2023 में ग्रीन फ्लैग मिल चुका था एक चंद्रपुर रेलवे स्टेशन, जो कि असम के जोवई से लेकर ईस्ट खासी हिल्स तक जुड़ती, उसे भी रोक दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेघालय इतना बड़ा एक कैपिटल होने के बावजूद, स्टेट होने के बाद, मेघालय के शिलोंग में, ठीक है, कोई भी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। ये पहला ऐसा एक ओनली स्टेट कैपिटल होगा जहाँ पे कोई रेल कनेक्शन नहीं है। और अगर आप इसका रीज़न देखोगे ना, तो इन सबका एक ही रीज़न बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे गारो खासी हिल्स जयंतिया के जो लोग हैं ना, इस रेलवे का आज और कल नहीं, 1980 से अपोज करते आ रहे हैं। इनका कहना है कि भैया ऑलरेडी इन्होंने आईएलपी की भी डिमांड करी। आईएलपी क्या होता है? इनर लाइन परमिट रिजीम होता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ स्टेट्स को मिले हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को मिला है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप और मैं हैं, हम जैसे जो लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, वो लोग अगर उस स्टेट में जाके घूमना चाहते हैं या अगर आप रुकना भी चाहते हैं, तो आपको आईएलपी जो है परमिशन लेना होगा। इवन रुकने का अलाउ नहीं है इतना, आपको परमिशंस लेने होंगे अगर आपको इन स्टेट्स में एंटर भी करना है। तो ऑल्दो यहाँ पे मेघालय ने भी बहुत बार जो है सेंटर से आईएलपी की डिमांड करी है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वैसे ही अब जो है ये रेलवे को रिजेक्ट कर रहा है कि हमें रेलवे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आईएलपी तो दिया नहीं गया। आईएलपी अगर आप हमारे पास होता तो हम अलाउ करते हैं, क्योंकि आईएलपी से क्या होता है कि बाहर का कोई भी बंदा यहाँ के प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, यहाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते हैं। किराए का मकान लेना भी हो तो बहुत ही प्रोसीजर्स होते हैं, ईजिली नहीं अवेलेबल होता, बहुत सारी चीज़ें, मतलब रुक नहीं सकते यहाँ पे, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो आप ज़्यादा। ठीक है, और तो इससे क्या होता है कि यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी जो एथनिसिटी है, उनके जो कल्चर है, उससे छेड़छाड़ नहीं होता आउटर लोगों के वजह से। तो यहाँ पे इसी चीज़ को प्रिजर्व करने का मेन मोटिव है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो यहाँ पे मेघालय ने सीधा बोला जब तक आईएलपी नहीं मिलेगा तब तक हम रेलवे के डेवलपमेंट को अपने स्टेट्स में नहीं लाएंगे, क्योंकि रेलवे क्या करेगा, इससे जो आईएलपी तो नहीं मिल रहा, अब रेलवे से क्या होगा कि जो आउटर स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ हमारे स्टेट्स में आके बसने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी लंबे टाइम से अपोज कर रहा है। तो ये एक आर्टिकल था। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है यूएस, आपको बताया जब से ट्रम्प जी आए हैं तब से सीधा टैरिफ खेला जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ है ना। तो अब यहाँ उम्मीद करी जा रही है कि अब यूएसए के लिए ना कॉटन, कॉर्न और सोयाबीन का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है इंडिया, क्योंकि अब ट्रम्प जी ने तो बोल दिया इंडिया हम पे टैक्स लगाता है, हम डबल वैसा ही उतना ही टैक्स इंडिया पे भी लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब उम्मीद लगाई जा रही है, बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ये 3 क्रॉप तो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया के द्वारा यहाँ से इंपोर्ट भी किया जाता है। इवन जो है मतलब यूएस हमें इंडिया को एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन, तो ये इंडिया लगाएगा। अब इंडिया के जो प्रोडक्ट है उस पर यूएसए लगाएगा। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे डेटा ये बता रखा है कि यूएसए से इंडिया से कौन कौन से और प्रोडक्ट हैं बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप ना एक बार क्या करना, सिंपल से एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डेटा में मत घुसना, सीधा सा आप एक वो बनाइए। लास्ट टाइम आर्टिकल्स में मुझे डेट याद नहीं है, जिसमें भी मैंने उस दिन बोला था कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक पूरा टेबल आया था, जिसमें
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बता रखी थी कि इंडिया और बाकी नेशंस के साथ साथ क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो आप एक बार स्पेशली यही कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन, तो इसमें यूएस से इंडिया के लिए क्या जाता है, इंडिया से यूएस के लिए क्या जाता है, चाइना के नेशंस के साथ साथ क्या क्या जाता है। तो ऐसे मेजर्स कंट्रीज़ के साथ साथ हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। हर साल एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये, ठीक है। तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो ये आज का आर्टिकल है। आप मुझे सजेशन बता दीजिएगा कि हम डेली 1 बाय 1 करके पुराने आर्टिकल्स कवर करें जैसे पहले करते आ रहे हैं, या फिर मैं आपको एक बल्क में वीडियोस बना दूं। मुझे लग रहा है शायद 1 बाय 1 करना ठीक रहेगा। जैसा हो सहूलियत आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल। थैंक यू।